इवनिंग एवरीवन। एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और मैं तारेंद्र बेले इस समय पर आप लोगों की क्लास लेने आ रहा हूं संविधान की राज व्यवस्था, मतलब कि राज व्यवस्था की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। और इसी तरीके से हम लोग पूरी की पूरी पॉलिटी, मतलब पूरी की पूरी राज व्यवस्था को समझेंगे। देखिए, अगर किसी की आज पहली क्लास है, मतलब मैं ये बता रहा हूं कि मैंने इससे पहले, मतलब ये आप ऐसा मान सकते हो कि ये क्लास पहली ही है। मैंने इससे पहली वाली एक क्लास में सिर्फ छोटी छोटी जो चीजें हैं वो समझाई है। ये क्लास आज से हम लोगों की पॉलिटी की जो है वो प्रॉपर क्लास चालू होने वाली है। और यहीं से आप लोगों को जो एग्जाम से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं वो यहीं से मिलने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगा, ये जो जो क्लासेस मैंने इससे पहले जो 2 क्लासेस ली हुई है वो सिर्फ और सिर्फ एक में सिलेबस डिस्कशन हुआ है और एक में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो वो क्लासेस आप लोगों को अपलोड मिल जाएगी। ठीक है, तो इस क्लास को आप देखो, उन क्लासेस से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी सारी चीजें हैं तो वो चीज मैं अभी भी आपको व्हाइट बोर्ड पे बता दूंगा सारी चीजें, ताकि आप लोगों को ऐसा नहीं हो कि कोई चीजें आप लोगों को समझ नहीं आए। ठीक है, जो चीजें मैंने उस लेक्चर में पढ़ाई हुई है वो सारी चीजें मैं अभी 5 मिनट के अंदर आप लोगों को समझा देने वाला हूं। और पूरा का पूरा लेक्चर, क्योंकि देखो मैं अभी समझा दूंगा, अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो कि अरे यार सर आप ऐसा कैसे कर रहे हो, कि मतलब मुझे कैसे समझ आएगा, तो आप ना अभी आपको कोई चीज समझ नहीं आए तो वो मुझे बताना, और उसके बाद जो एक लेक्चर है वो अपलोड हो जाएगा, उसको देखना कि मैंने कुछ नई चीजें उसमें नहीं बताई है ना। तो वो सारी चीजें, ऐसा कोई नहीं सोचना कि आपको समझ नहीं आएगा। ये जो है वो पॉलिटी का पहला ही लेक्चर है ना। तो ये फर्स्ट लेक्चर है और हम लोग पॉलिटी को यहीं जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। और पॉलिटी जैसे ही हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। तो क्या आप लोग सभी तैयार है? ऑल सब कुछ, तो सब लोग तैयार है क्या? ठीक है, सिद्धार्थ, ओके ओके ओके, ठीक है, मैं समझ जाता हूं क्योंकि मैक्सिमम लोगों का नाम ना, मतलब जो भी सिद्धार्थ जिनका भी नाम रहता है वो अपना निकनेम सेट रख लेते हैं। ठीक है, वो भगवान जाने, लेकिन अच्छा नाम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ओके, तो क्या है, हाँ यहां तक सारी चीजें क्लियर है क्या? मैं जो बता रहा हूं वो सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को? ये जो क्लास है वो पॉलिटी की पहली ही क्लास है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था, मैं आप लोगों को जो प्रीवियस लेक्चर है वो एक बार रिवाइज करा देता हूं थोड़ा सा, कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ ये देखा था कि, हाँ, कि हम लोगों ने देखा था कि राज्य की परिभाषा क्या है। राज्य की परिभाषा, ठीक है, और राज्य की परिभाषा के साथ जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने देखी थी कि शासन के अंग क्या है। क्या? शासन के अंग। शासन के अंग देखे थे हम लोगों ने, और शासन के अंग में हम लोगों ने देखा था, शासन के अंग में हम लोगों ने देखा था विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, और साथ ही साथ हम लोगों ने, हाँ 2 सेकंड, इसको ना थोड़ा खिसका देते हैं अपन लोग। हाँ, शासन के अंग में हम लोगों ने देखा था विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्या इसके अलावा कुछ देखा था? ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है आगे के लेक्चरों में आने वाला है वो चीजें यही। और मैंने आप लोगों को बताया था कि शासन के जो 3 अंग है उसमें एक है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा जो अंग है वो है न्यायपालिका। और मैंने इन तीनों के अलग अलग काम भी आपको बताए थे। आप लोग जो नए हैं ना, वो लोग बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं करें कि उन्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये लेक्चर तुरंत, इस लेक्चर के तुरंत बाद वो लेक्चर डल जाएगा। तो आप लोगों का आज बस थोड़ा सा वर्कलोड ये बढ़ जाएगा कि आज आपको 2 लेक्चर देखने होंगे। ठीक है, कल से प्रॉपर लाइव क्लासेस चलेगी, मतलब वो क्लासेस भी कल हो चुकी थी, मतलब लाइव हो चुकी थी, लेकिन आप लोग थोड़े लेट थे इस वजह से, है ना। तो मैंने उस लेक्चर में यही बताया था कि विधायिका का काम क्या है। विधायिका का काम है कानून बनाना, कानून बनाना। विधायिका का काम है कानून बनाना। किसके लिए? इस देश के लिए कानून बनाने का काम जो है वो विधायिका का काम है। उस कानून को लागू करने का काम किसका है? उस कानून को देश की जनता पर लागू करने का काम किसका है? वो है कार्यपालिका का। लागू करने का काम जो है वो कार्यपालिका का। और राज्य या नागरिक और सरकार के बीच अगर कोई विवाद होता है, या इस कानून को अगर कोई, इस कानून का उल्लंघन अगर कोई व्यक्ति करता है, तो उस कानून के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड देने का काम कौन करता है? वो करता है न्यायपालिका।
ठीक है, न्याय करने का काम करता है न्यायपालिका। बस इतनी सी चीज मैंने उस वीडियो में बताई थी। वो भले ही 1 घंटे का वीडियो होगा, उसको आप लोग एक बार देखना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मत देखना, आप लोगों को देखना ही होगा वो, ठीक है। तो बस उसमें यही बताई थी मैंने। आप अभी के लिए बस इतना याद रखो कि विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका का काम है न्याय करना। मतलब अगर राज्य और राज्य के बीच कोई विवाद हो, सरकार और नागरिक के बीच कोई विवाद हो, और कोई व्यक्ति या कोई ऐसा समूह जो इस कानून का उल्लंघन करता है, इस देश के संविधान का उल्लंघन करता है, तो उस पर उसको दंड देने का काम किसका है? उसको दंड देने का काम है न्यायपालिका का। क्या इतनी चीजें क्लियर है? अगर इतनी चीजें क्लियर है तो आज का लेक्चर जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या ये सारी चीजें क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, हाँ, ये चीजें आप लोगों को क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? देखो, अब संविधान को पढ़ने के ना, हर टीचर का संविधान को पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोगों को वैसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका होता है, और मतलब यहाँ पूरे भारत में अगर जितने भी पॉलिटी पढ़ाने वाले टीचर होंगे, उन हर टीचर को पढ़ाने का तरीका होगा। तो मेरा एक अपना अलग तरीका है, और मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा उससे ये कोशिश करूंगा आपको कि पूरी तरीके से जो पॉलिटी है वो पूरी तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। तो पॉलिटी को हम लोग देखा जाए तो हम लोग 2 भागों में पढ़ते हैं। पूरी जो राज व्यवस्था है ना, पूरी जो राज व्यवस्था है, इसको हम लोग 2 भागों में पढ़ते हैं। पूरी जो राज व्यवस्था है इसको हम लोग 2 भागों में पढ़ते हैं। जो पहला भाग होता है वो होता है संविधान का संवैधानिक विकास, इस देश संवैधानिक विकास, जो राज व्यवस्था का संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, ठीक है। एक होता है संवैधानिक विकास, और जो दूसरा भाग इसका होता है वो है कि संविधान, जो पॉलिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं, संविधान सभा, संविधान सभा से लेकर जो वर्तमान में जो संविधान है, वर्तमान में जो संविधान है, वर्तमान संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद या जो भी उसमें प्रावधान दिए हुए हैं उनको पढ़ते हैं हम लोग। ऐसे 2 भागों में पढ़ते हैं। अब देखो इसमें भी क्या चीज है। अब देखो, अगर सिलेबस के हिसाब से आप देखोगे ना, तो इस संवैधानिक विकास में आप लोगों को सिर्फ 2 चीजें पढ़ने के लिए बोला है, और वो क्या है? वो कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1919। अगर आप सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा तो भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, ये 2 पढ़ने के लिए बोला है। लेकिन मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा कि मैं आपको ये सिर्फ 2 पढ़ाऊंगा। संवैधानिक विकास अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको तो पूरा रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक सारी चीजें मैं आप लोगों को यहां पढ़ाऊंगा। दिया सिलेबस में यही है, लेकिन फिर भी वनडे एग्जाम, जो भी सारी चीजें एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उनसे रिलेटेड है। इस वजह से पूरा का पूरा संवैधानिक विकास भी हम लोग पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये तो आपके सिलेबस में भरमार है कि संविधान सभा से वर्तमान में संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं, कौन कौन से अनुच्छेद किससे संबंधित है, मौलिक अधिकार क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधानमंडल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन जो है वो इस वाले भाग में आता है। और सिलेबस का देखो, सिलेबस का ये मात्र और मात्र आप मान सकते हो कि 10% भी नहीं है यार। जैसे पॉलिटी का जितना भी सिलेबस है ना, उसका ये 5% आप मान लो कि ये जो भाग है ना ये 5% है, और लगभग 95% भाग जो है वो ये है, ठीक है। 95% जो सिलेबस कवर करता है वो ये, और 5% जो सिलेबस कवर करता है वो ये करता है, ठीक है। इसके बाद अगर क्वेश्चंस में, अगर एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चनों की बात करें तो अगर टोटल देखो ये 10 क्वेश्चन अगर मैं बोल रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन बोल रहा हूं। कभी ऐसा होता नहीं कि पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आ जाए किसी एग्जाम में, ठीक है। तो अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन यहां से रहते हैं, बाकी 9 से 10 क्वेश्चन, सॉरी 9 से 8 से 9 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन यहां से रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, आपके कमेंट ले लेता हूं। हाँ, पॉलिटी और पॉलिटिक्स में क्या फर्क होता है? मतलब आप कह रहे हो कि राज व्यवस्था और राजनीति में क्या फर्क होता है, क्यों, है ना। देखो, पॉलिटी और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। राज व्यवस्था को लागू करने वाले लोग
वो जो पार्टीज होती है वो पॉलिटिक्स, वो राजनीति कहते हैं। ठीक है, पॉलिटी क्या होती है? देखो पॉलिटी क्या है, मैंने वही बताया ना। पॉलिटी क्या है? पॉलिटी एक ऐसा ऐसा दस्तावेज है, पॉलिटी एक ऐसा दस्तावेज है जो क्या है, जिसके अनुसार एक देश को चलाया जाता है। ठीक है, जैसे राजव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो राजव्यवस्था क्या है? राजव्यवस्था क्या है? राजव्यवस्था और पॉलिटी वही है ना। तो राजव्यवस्था क्या है? राजव्यवस्था एक ऐसा दस्तावेज है जिससे ये पूरा जो भारत है, पूरा जो भारत है उसके अनुरूप चल रहा है। अगर कुछ विवाद होता है, कुछ भी चीजें होती है, तो लोग क्या करते हैं? लोग पॉलिटी की तरफ जाते हैं, संविधान की तरफ जाते हैं और बोलते हैं क्या उसमें सही चीजें लिखी है। अगर सही लिखी है उसमें तो उससे कंपेयर करते हैं कि अगर इससे रिलेटेड है तो सही है, वरना जैसे अगर मैं बात करूं न्यायपालिकाओं की, तो न्यायपालिका भी अगर न्यायपालिका को भी लगता है, कुछ संदेह होता है, तो वो संविधान उठाकर देखती है कि संविधान में इसकी व्याख्या क्या है। अगर संविधान में व्याख्या है तो वो चीज सही मानी जाती है। मतलब पॉलिटी का मतलब यही है कि एक दस्तावेज जिसके अनुसार क्या चल रहा है देश। और राजनीति आप लोग जानते हैं, पॉलिटिक्स का मतलब यही है जो लोग कर रहे हैं। ठीक है, इस संविधान के अनुसार अगर सरकार बनाने के लिए बोला है, इस संविधान के अनुसार अगर पार्टी बनाने के लिए किसी को बोला है कि आप अपनी पार्टी बना सकते हैं, ठीक है, तो उस पार्टी में खड़े होकर, उस पार्टी का निर्माण करके, उसमें अपने कैंडिडेट उतार कर जो राजनीति की जाती है या अपनी सरकार बनाई जाती है, ये राजनीति है, सिंपल। ठीक है, तो पॉलिटी और राजनीति ये चीजें, तो क्या ये सारी चीजें, ये चलो ठीक है, ये किसका डाउट था? हाँ, ये रिया का डाउट था। ठीक है, तो क्या आप लोगों को ये चीजें समझ आई? क्या आप लोगों को ये चीजें समझ आई कि हम लोगों को किस तरीके से पढ़ना है? कि पॉलिटी को दो भागों में पढ़ा जाता है, एक तो है उसका संवैधानिक विकास और दूसरा जो है वो क्या है, संविधान सभा से लेकर वर्तमान जो संविधान का जितने भी अनुच्छेद है उन सभी को हम लोगों को पढ़ना होता है। तो ये सारी चीजें होती है और मैं आप लोगों को यहां इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो ये चीजें जो है ना, ये मात्र दो, हाँ, ये जो है ना संवैधानिक विकास, ये 2 लेक्चर का है। तो ये मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, ये चीजें मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे संविधान सभा और वर्तमान में जो संविधान है उसका गठन कैसे हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, कैसे संविधान सभा में कितने लोग थे, ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है हम लोग यहां से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई कि संविधान को हम लोग 2 भागों में पढ़ने वाले हैं, एक है उसका संवैधानिक विकास और दूसरा जो है वो है संविधान सभा और वर्तमान जो उसके अनुच्छेद है उन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये चीजें जो है वो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके तुरंत बाद 1 या 2 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएंगे और साथ ही साथ ये वाला हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए, क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर है कि हम लोगों की पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होगी? हम लोगों की पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होगी? हाँ, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है कि हम लोगों की पढ़ने की अगर स्ट्रेटजी क्या होगी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, देखो क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं हम आने वाले 1-2 लेक्चरों में, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग समझेंगे संविधान वह संविधान सभा का अर्थ, कि संविधान का अर्थ क्या होता है और संविधान सभा का अर्थ क्या होता है। फिर संविधान सभा, अगर संविधान सभा क्या होती है, जब हम लोग जान जाएंगे कि संविधान सभा क्या होती है तो संविधान सभा की मांग कैसे आई, क्या कौन कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की मांग करी एक संविधान निर्माण करने के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैबिनेट मिशन के बाद हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा की बैठक कब कब हुई, कहां कहां हुई, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान सभा द्वारा किए गए जितने भी काम है, कि संविधान सभा अगर बनी तो उन्होंने कौन कौन से काम किए, इन सभी को देखना है। फिर देखेंगे कि संविधान सभा का संविधान बनाते समय उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई, ये सारी चीजें देखना होगा। संविधान सभा द्वारा समस्याओं का समाधान, कैसे उन समस्याओं का समाधान किया, संविधान सभा की आलोचना लोग कैसे करते हैं, ये चीजें देखना है। फिर संविधान की अनुसूचियां, संविधान की विशेषताएं, संविधान के स्रोत, की भारत का जो संविधान है वो कहां कहां से लिया गया है, कौन से देश के संविधान से कौन सी चीज ली गई है, ये चीजें पढ़ने वाले हैं। फिर अगर हम लोग बात करें कि संविधान के जितने भी भाग हैं और उनके विषय, और लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। आज का जो टॉपिक है ना
हाँ, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, संविधान सभा और संविधान का निर्माण, ये चीजें। और इन टॉपिकों से रिलेटेड आपको लास्ट में क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, भले ही वो मेंस के हो और प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए भी और जो नहीं आए हैं वो भी, कि आप इनके आंसर कैसे लिख सकते हो, ये सारी चीजें। तो अभ्यास प्रश्न भी दिए जाएंगे, ये सारी चीजें हो गई। तो ये हम लोगों का हो गया रूट मैप कि हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़ना है, संविधान सभा, संविधान, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी कि ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है। जो हम लोगों का रूट मैप होगा वो इस तरीके से होगा। और इसी के साथ ये टॉपिक हम लोग, मतलब पूरा सब्जेक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, अभी जो टॉपिक चल रहा है ना हम लोगों का कि संविधान सभा और संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये टॉपिक हम लोगों का अभ्यास प्रश्नों के साथ ही हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो क्या चीजें हैं, कोई डाउट? अभी तक तो पढ़ाया ही नहीं हो सर, डाउट कैसे आएगा? ठीक है, नहीं, मैं लास्ट का लेक्चरों की पूछ रहा हूं कि अगर लास्ट का लेक्चरों में कोई डाउट है आप लोगों को तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ये देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं हम लोग ये देखते हैं कि देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश हो या कोई भी देशी रियासत हो या कोई भी देश, किसी भी प्रकार का देश हो, ठीक है, किसी भी प्रकार के देश को चलाने के लिए क्या आवश्यकता होती है, किसी न किसी प्रकार की एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ठीक है, और कैसी व्यवस्था? तो यही जो व्यवस्थाओं का जो समुच्चय होता है, यही जो व्यवस्थाओं का एक पूरा का पूरा जो लेखा जोखा होता है और एक ये नियमों का जो लेखा जोखा होता है, इसी को संविधान की संज्ञा दी गई। मतलब क्या सर? मतलब एक नियम कानूनों का एक ऐसा समुच्चय, नियम कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिसके अनुसार पूरा देश चलता है। ठीक है, मतलब देश में रहने वाले सभी नागरिकों को उस नियम कानूनों को मानना होता है। ठीक है, अब देखो मैं क्या बताऊं, अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि देश, विश्व के कोई भी देश हो, विश्व का किसी भी देश, कोई भी देश हो, उसको चलाने के लिए उनके पास एक दस्तावेज होता है, उनके पास अपने नियम कानूनों का एक संग्रह होता है जिसके अनुसार वो अपने देश को चलाते हैं। और इसी नियम कानून और इसी जो नियमों का जो संग्रह होता है, उसी को संविधान की संज्ञा दी गई। मतलब सर आसान भाषा में समझ नहीं आया तो बात वही है कि अगर ऐसे नियम कानून नहीं, जिस राज्य में ऐसे नियम कानून नहीं होते, ऐसा माना जाता है कि वहां हिंसक घटनाएं अधिक होती है या वो राज्य जो है वो अराजक हो जाता है। ठीक है, तो क्या सर आसान भाषा में नहीं समझ आया? यहाँ पे वही लिखी हुई है सारी चीजें कि एक ऐसी जो प्रत्येक राज्य जो है उनको सुव्यवस्थित रूप से संचालन के लिए एक पद्धति, ठीक है, या एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। जो चीज मैंने आप लोगों को बताई कि एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, और उसी व्यवस्था को राजनीतिक विज्ञान में संविधान की संज्ञा दी गई है। ठीक है, उसी व्यवस्था को क्या बोला गया? उसी व्यवस्था को संविधान बोल दिया गया। ठीक है, क्या बोला गया? उसी व्यवस्था को बोला गया संविधान। बात क्या है? तो और क्या चीजें हैं सर? संविधान नियमों का एक ऐसा समुच्चय है, ऐसा संग्रह है, या ऐसा एक समिष्ट है, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मैंने वही चीज बताया आपको कि संविधान क्या होता है? नियमों का एक संग्रह होता है जिससे विभिन्न प्रकार के अंग, जिसमें सरकार के विभिन्न प्रकार के अंग। अब मैंने, आप देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने सरकार के आपको अंग बताए। कौन कौन से अंग? थोड़ा बताओ मुझे, कमेंट में लिख दो जरा जल्दी। शासन के मैंने आप लोगों को 3 अंग बताए थे, तो जिसको पता है कि शासन के 3 अंग कौन कौन से हैं, तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाँ, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे शासन के अंग। देखो मैंने उस लेक्चर में उन शब्दों का इस्तेमाल इसीलिए आप लोगों को बताया था। उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को उन शब्दों का मतलब, उन शब्दों का मीनिंग इसीलिए बताया था क्योंकि जितनी भी देर हम लोग पॉलिटी पढ़ने वाले हैं उसमें इन शब्दों का इस्तेमाल होना ही होना है। इसलिए देखो पहले ही लेक्चर में आप लोगों के सामने आ गया शासन का अंग। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि शासन के जो अंग होते हैं वो कौन कौन से, अभी तो बताया हूं दोस्त यार, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अभी नहीं बताया क्या? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली, रिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, तो ये जो है वो शासन के अंग है। तो देखो जो संविधान जो है वो नियमों का एक समुच्चय होता है, मतलब एक संग्रह होता है नियमों का, जिसके अंदर क्या क्या रहता है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि शासन के अंग कैसे होंगे, मतलब कानून कौन बनाएगा, कानूनों को लागू कौन करेगा, और विवादों अगर कहीं पर विवाद होता है तो उसका निराकरण कौन करेगा, उसका समाधान कौन करेगा। ये कि उस संविधान में लिखा होगा कि शासन के अंग कैसे होंगे, उन शासन के अंगों का गठन कैसे होगा। ठीक है, उन शासन के अंग कौन कौन से शासन के अंग, विधायिका,
कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका गठन कैसे किया जाएगा ये लिखा होता है उसमें, और उन शासन के अंगों के अधिकार कितने होंगे, विधायिका का क्या अधिकार होगा, कार्यपालिका का क्या अधिकार होगा और न्यायपालिका का क्या अधिकार होंगे, इन सभी चीजों का उल्लेख रहता है इस संविधान में। ये बहुत प्यारी सी फोटो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। किसकी है ये? भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के संविधान की एक बहुत प्यारी सी फोटो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और भारत जो है वो इसी संविधान के अंतर्गत चलता है, इसी संविधान के अनुसार चलता है। मतलब सर, हमारे यहाँ जो शासन का अंग है, मतलब विधायिका के बारे में इसमें लिखा होगा, तो हाँ विधायिका के बारे में इसमें लिखा होगा। मतलब सर, कार्यपालिका के बारे में भी इसमें लिखा होगा, तो हाँ कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में भी इसमें लिखा होगा। मतलब संविधान क्या है? संविधान एक नियमों का समूह है जिसमें शासन के अंग, उसके गठन का प्रावधान, प्लस उसके क्या क्या अधिकार होंगे इन सभी चीजों में, और साथ ही साथ क्या, देश के नागरिक और सरकार के मध्य जो भी संबंध होगा, देश के नागरिक और सरकार के मध्य के संबंध, प्लस साथ ही हाँ इन सभी चीजों को उसमें परिभाषित किया होगा, इन सभी चीजों को परिभाषित किया होगा। और सरल शब्दों में देखो, अलग अलग परिभाषाएं हैं यार, ठीक है, हर चीज अलग अलग परिभाषाएं हैं। मेरा उद्देश्य आप लोगों को है कि आप लोगों को समझ में आए कि संविधान आखिरकार है क्या। ठीक है, जब आपके सामने कभी आए 3 नंबर का क्वेश्चन है, जो भी सारी चीजें, तो आप लोगों के दिमाग में मतलब रटी रटाई चीजें नहीं जाएगी। आप लोगों को समझ आना चाहिए कि संविधान क्या है। तो एक नियमों का समुच्चय है जिसके अनुसार किसी देश को चलाया जाता है, या जिसमें क्या लिखा होता है, जिसमें लिखा होता है कि उसके शासन के अंग कैसे होंगे, शासन के अंगों का गठन कैसे होगा, और शासन के अंगों का अधिकार कितना होगा, नागरिक और सरकार के बीच कितने संबंध होंगे, इन सभी चीजों के बारे में लिखा होता है उसमें। तो ये चीजें हो गई। फिर हाँ, ये सारी चीजें वही है। देखो, इसमें कुछ है नहीं। संविधान एक ऐसा मौलिक दस्तावेज है जो कानून, सिद्धांत, ये सारी चीजें, विचारधाराओं का समुच्चय होता है। वही सारी चीजें, कानूनों का समुच्चय मतलब कानूनों का संग्रह, सिद्धांतों का संग्रह मतलब जो नियम है उसका संग्रह, और विचारधाराओं का संग्रह। सिंपल सी चीज है। आप तो ये चीजें याद रखो, ठीक है। मैं 2-3 परिभाषाएं हमेशा डालता हूं, लेकिन आपको जो आसान लगे ना, आप उसको ले लिया करो, ठीक है। ये हो गई संविधान। आप लोगों को समझ आया? ठीक है, संविधान आप लोगों को समझ आया कि संविधान क्या होता है? हाँ, अगर संविधान आप लोगों को समझ आया होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब संविधान आपको ये तो समझ आ गया कि एक संविधान एक ऐसी पुस्तक होती है, एक संविधान जो होता है वो नियमों का एक ऐसा संग्रह होता है जिसके अनुसार देश को चलाया जाता है। ठीक है, देश को चलाया जाता होगा, लेकिन यार भाई, उसको कभी ना कभी किसी न किसी ने तो बनाया ही होगा। उसको कभी ना कभी किसी ने तो बनाया ही होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जगह ऐसा देखा जाता है कि जहां भी लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र का मतलब भी मैंने उन वीडियोस में समझाया आपको। आप प्लीज, मैं कहता हूं, आप मेरी बात मानिए और वो 2 वीडियो आपको देखना ही देखना है, ठीक है। तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन, ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। तो लोकतंत्र मैक्सिमम जितनी भी कंट्रीज में लोकतंत्र है, या कहा जाता है कि लोकतांत्रिक गणराज्य, ऐसी सभी देश जहां पर लोकतंत्र है, वहां पर संविधान बनाने के लिए, वहां पर उस देश का संविधान बनाने के लिए लोगों की एक सभा बुलाई जाती है। लोगों का जनप्रतिनिधि, मतलब लोगों के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनकी एक सभा बैठकर संविधान का निर्माण करती है, और वही जो सभा होती है उसी को बोला जाता है संविधान सभा। मतलब क्या सर? जैसे अगर मैं बोलूं कि अभी मान के चलो कि मध्य प्रदेश में विधानसभा है, ठीक है, मध्य प्रदेश में विधानसभा, और विधानसभा में 230 अगर मेंबर बैठे हुए, कितने? 230 अगर विधायक आपके बैठे हुए, और मैं आप लोगों को बोलूं कि मध्य प्रदेश के लिए एक अलग संविधान बनाना है, ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए एक संविधान बनाना है, तो जनप्रतिनिधि का मतलब आपके द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि वहां पर बैठे हुए, ये 230 लोग आपके द्वारा ही चुने हुए विधायक है। आपके ही क्षेत्र का कोई ना कोई विधायक जाकर इन 230 में से बैठा होगा, तो इनको बोला जाता है जनप्रतिनिधि। और इन जनप्रतिनिधियों की सभा, ऐसी ही एक सभा संविधान बनाने के लिए होती है, ठीक है। और ऐसी ही जो सभा जिसका काम होता है संविधान का निर्माण करना, उस सभा को बोला जाता है संविधान सभा, ठीक है। तो हम लोगों को यहां समझना है कि संविधान सभा क्या है, और संविधान सभा को अगर आप समझ रहे हैं तो
ठीक है, अगर संविधान सभा को समझ रहे हैं तो क्या है, संविधान निर्माण के लिए गठित, संविधान निर्माण के लिए गठित मतलब ऐसी सभा जिसका निर्माण संविधान के निर्माण के लिए उसका गठन किया गया है, उसको बोला जाता है प्रतिनिधि सभा। उस प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा का दर्जा दिया गया या उसकी संज्ञा दी गई, ये बात आप समझिए। मतलब क्या है, क्या काम है सर संविधान सभा का? संविधान सभा का काम है संविधान का निर्माण करना। मतलब भारत का संविधान जब बना होगा तो कुछ लोग तो बैठे होंगे, कुछ लोगों ने आपस में मिलकर बनाया होगा, किसी एक व्यक्ति ने तो बनाया नहीं होगा। तो हाँ, बहुत सारे लोग बैठे, हम लोग आगे वही सारी चर्चाएं करने वाले हैं। बहुत सारे लोग बैठे, बहुत सारे लोगों ने कुछ देशों के संविधानों को पढ़ा और उन सभी देशों के संविधानों में से जो भी चीजें अच्छी मिली अपने देश के लिए, वो देश मतलब उस संविधान को में अपने संविधान में लेकर आए और कुछ चीजें अपने हिसाब से डाली। तो मतलब हमारे देश का संविधान निर्माण किया किसने? उस सभा ने। उसी वजह से उस सभा को क्या बोला जाता है? संविधान सभा। सामान्यतः सभी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखो इन शब्दों का मतलब हम लोग जब प्रस्तावना पढ़ेंगे, जब हम प्रियम्बल्स पढ़ेंगे, तब आपको पूरा समझ आएगा। प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब यही है। लोकतांत्रिक का मतलब लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन। प्रभुत्व संपन्न का मतलब किसी और देश के हम लोग गुलाम नहीं है, हम लोग अपने जो जितने भी डिसीजन है हम खुद ले सकते हैं। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब स्वतंत्रता से होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जितने भी ऐसे देश होते हैं वहां पर जो संविधान निर्माण का जो काम है ना, वहां पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। जनप्रतिनिधि संस्था, मतलब जनप्रतिनिधि संस्था का मतलब ऐसी संस्था जहां पर लोगों के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठते हैं। मतलब अगर आप बोलो तो सर क्या हम विधानसभा को जनप्रतिनिधि संस्था बोल सकते हैं? तो बिल्कुल, आप विधानसभा को, मध्य प्रदेश की विधानसभा को जनप्रतिनिधि संस्था बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाकर बैठे, इसलिए उसको जनप्रतिनिधि संस्था बोला जाता है। ये चीजें हो गई विभिन्न पक्षों पर, और उसका निर्माण करता है, संविधान का निर्माण करता है और साथ ही साथ उस संविधान को उस देश में लागू करता है और खुद भी अपनाता है। ये चीजें क्लियर है। तो संविधान सभा और संविधान, देखो ये है, देखो भारत का संविधान जब बन रहा था तो उस समय के संविधान सभा की एक छोटी सी फोटो है। ये सारी चीजें आप लोगों को शायद क्लियर ना हो, आप लोग ठीक है अगर क्लियर हो तो देख लीजिए। मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों के लिए फोटोज लेकर आऊं, बहुत सारी, बहुत अच्छी अच्छी, है ना। तो ये हो गया आपका संविधान सभा। मतलब हम लोगों ने सर संविधान और संविधान सभा का जो है वो मतलब समझ लिया। हम लोगों ने संविधान और संविधान सभा का मतलब समझ लिया। अब देखो, अब हम लोगों को करना है संविधान का निर्माण। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को करना है संविधान का निर्माण, और उसके लिए संविधान सभा तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कोई एक व्यक्ति तो संविधान लिख नहीं सकता, कोई एक व्यक्ति तो संविधान बना नहीं सकता, तो संविधान सभा चाहिए ही चाहिए। तो अगर हम लोगों को संविधान की पृष्ठभूमि बनाना है कि कैसे संविधान का निर्माण हुआ, कैसे संविधान को बनाया गया, तो हमें उससे पहले पृष्ठभूमि बनाना होता है कि कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, लोगों ने कब कब संविधान सभा की मांग करी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि भारत में संविधान सभा के जो मांग है, संविधान सभा की मांग है, वो जब कांग्रेस का जब गठन हुआ, कब? 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ, और कांग्रेस का गठन होने के बाद कांग्रेस ने जो आवाज लगाई, कौन सी आवाज? कांग्रेस ने देश में आजादी की आवाज लगाई, या कांग्रेस ने स्वाधीनता की आवाज लगाई, या कांग्रेस ने स्वतंत्रता की जो आवाज लगाई, उस आवाज में ही कहीं ना कहीं कहा जाता है कि उस आवाज में ही कहीं ना कहीं संविधान सभा की भी मांग थी। मतलब सीधे सीधे नहीं बोला, घुमा फुरा कर उस स्वतंत्रता के अंतर्गत ही संविधान सभा की मांग थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, मतलब क्या? ठीक है सर, संविधान सभा की डायरेक्ट मांग नहीं करी, लेकिन स्वतंत्रता मांग रहे थे। स्वतंत्रता अगर मिल जाती तो ऑटोमेटिकली वो संविधान बनाते हैं अपने लिए कुछ, और संविधान बनाते मतलब संविधान सभा की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती। मतलब कहने का मतलब है कि अप्रत्यक्ष रूप से, सीधे सीधे न मांगकर अप्रत्यक्ष रूप से मांगी कि स्वतंत्रता दे दो तो स्वतंत्रता मिलेगी तो क्या होगा? स्वतंत्रता मिलेगी तो अपन को अपना संविधान बनाना होगा, और अगर संविधान बनाना है तो संविधान सभा की आवश्यकता होनी ही होनी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये चीजें क्लियर है। हाँ, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो संविधान, सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि संविधान सभा की मांग, तो भारत में जो संविधान सभा की मांग है ना, वो कांग्रेस के गठन के साथ ही। अब यहां पर क्या क्वेश्चन बनेगा सर? देखो, आप लोग हिस्ट्री में नो डाउट आप लोग पढ़ोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहां पर आपको एक फैक्ट मिल रहा है तो आप याद करिए। क्या याद करोगे कि कांग्रेस का गठन कब हुआ?
ठीक है, यहां पर जो फैक्ट याद रखने वाली जो चीजें हैं वो ये कि कांग्रेस का गठन किस सन में हुआ, हो सकता है कहीं पर आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो ठीक है, तो 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ और जब उसने स्वतंत्रता की मांग करी तो उसी मांग के पीछे संविधान बनाने या संविधान बनाने की मांग भी थी और संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग भी थी। ये जो है वो AU ओम है, ठीक है, AU ओम है उस समय पर। और फर्स्ट कांग्रेस मीटिंग जब कांग्रेस का गठन हुआ था तो उसकी एक बहुत प्यारी फोटो है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद ऐसा कहा जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, चलो ठीक है, कांग्रेस वाला फैक्ट अगर आप भूल जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस वाला फैक्ट अगर आप भूल जाओगे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये फैक्ट आपको नहीं भूलना है क्या, कि संविधान सभा का सबसे पहली मांग कब, संविधान सभा की सबसे पहली मांग 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ये फोटो में लेकर आया हूं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। और इनके द्वारा एक विधेयक पारित किया था। कौन सा? एक विधेयक पास किया था जिसका नाम था स्वराज विधेयक। स्टार लगा लो भाई साहब, ठीक है, क्या लगा लो? आप लगा लो स्टार। क्या? स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक। अब विधेयक क्या होता है सर, ये भी चीज समझेंगे। विधेयक, ठीक है। और कब? 1895 मतलब 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा एक विधेयक। अब विधेयक क्या होता है? तो विधेयक मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ड्राफ्ट, अगर आप किसी व्यक्ति से कुछ मांग करते हैं, अगर मान के चलो आप मुझसे ही कुछ मांगते हो, बहुत सारी आपकी मांगे, तो आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना होगा, एक पेपर पे लिखना होगा कि ये मांगे मेरी है, अगर आप ये सारी चीजें मुझे नहीं दोगे तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ठीक है। ऐसी ड्राफ्ट, आप समझ रहे हो? तो एक ड्राफ्ट, एक विधेयक का मतलब होता है एक ड्राफ्ट तैयार करना, मतलब उसमें सारी चीजें लिखना, मतलब अंग्रेजी हुकूमत से क्या चीजें मांगनी है, या कांग्रेस के सामने अपने जो विचार रखना है कि कैसे लोगों तक ये सारे विचार पहुंचाएं, तो उसके लिए भी एक ड्राफ्ट लगता है। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने एक स्वराज नाम से एक विधेयक बनाया, और इसी स्वराज नाम के विधेयक में जो था एक मांग थी। वो मांग क्या थी कि भारत में अलग से एक संविधान सभा होगी, और इस संविधान सभा का काम क्या होगा? इस संविधान सभा का काम होगा भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना। जो फैक्ट है, सिंपल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने करी? भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने करी? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने करी। कब करी? तो 1895 में करी। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये चीजें क्लियर है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1916 में होम रूल आंदोलन आया, ठीक है। 1916 आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, जब भी आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी आप लोगों के सामने आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यहीं आपको सारी चीजें समझ आए। तो 1916 में इस देश में होम रूल आंदोलन का जो हुआ वो आगाज हुआ। होम रूल आंदोलन, अब होम रूल आपको मतलब ही समझ आ रहा होगा। होम रूल मतलब घर का शासन मतलब अगर पूरे भारत को अगर एक घर माना जाए तो मतलब भारत का शासन समझ रहे हो आप, कि भारत में भारत का शासन, उनका कहने का मतलब ये था। तो होम रूल आंदोलन के दौरान घरेलू शासन वही चीज मैंने आप लोगों को बताई, संचालन की मांग करी। अब देखो बात वही है, डायरेक्ट किसी ने नहीं बोला, लेकिन अगर होम रूल शासन मतलब घरेलू शासन की अगर किसी ने बात करी, अब शासन चलाने के लिए क्या चाहिए? शासन चलाने के लिए फिर एक दस्तावेज चाहिए जिसके अनुसार पूरा देश चलेगा, और इस दस्तावेज को बनाने के लिए फिर एक संविधान सभा चाहिए। तो मतलब इनडायरेक्टली इन लोगों ने बोला। तो 1916 में होम रूल आंदोलन में भी संविधान सभा की मांग करी, लेकिन जो डायरेक्ट रूप में जो मांग करी ना, ऐसा पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है वो संविधान सभा की मांग किसने करी, तो वो फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। ये फैक्ट मैं स्टार इसलिए बना रहा हूं क्योंकि भाई साहब यार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन यहां वहां से कुछ नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा। तो ये है। इसके बाद 1922 के समय पर इस देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी विचार व्यक्त किया कि भारत का जो संविधान है भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही बनना चाहिए। क्या बोला मोहनदास करमचंद गांधी जी ने बोला कि इस देश का जो संविधान है वो इस देश की जो नागरिक है उनकी इच्छाओं के अनुसार ही बनना चाहिए। मतलब विचार व्यक्त किया, मतलब अंग्रेजों के सामने बोला सर? बिल्कुल नहीं बोला। तो सर किसके सामने बोला? उनकी जो सभा रहती थी, उनके जो लोग रहते थे, क्योंकि आप भी जानते हैं गांधी जी से कितने लोग इंस्पायर रहते थे, उनसे कितने ज्यादा लोग प्रभावित रहते थे। तो उन्होंने विचार व्यक्त किया कि हाँ मैं ऐसा सोचता हूं कि क्या
कि भारत के नागरिकों के लिए, भारत देश के लिए, जो भारत देश का जो संविधान होगा वो भारत के नागरिकों की इच्छाओं के अनुसार, मतलब भारत के नागरिकों के द्वारा ही बनाया हुआ होना चाहिए। ऐसा विचार व्यक्त करते हैं 1922 में कौन? ऐसा विचार व्यक्त करते हैं 1922 में मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इसके बाद क्या चीजें होती है? इसके बाद नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, 1928 में देखो, 1924 में क्या होता है? मोतीलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के पिता, ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष, इन्होंने सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार से क्या बोला कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग कर दी। सीधे सीधे क्या बोला? भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए संविधान सभा की मांग कर दी 1924 में, किन्होंने? मोतीलाल नेहरू जी ने। और मोतीलाल नेहरू जी ने जब संविधान सभा के गठन की मांग करी, तब अंग्रेजों के द्वारा कहा गया कि चलिए ठीक है, हम लोग आपके स्वशासन, मतलब खुद के द्वारा शासन करने की जो मांग है उसको मान लेंगे, लेकिन तब कब? जब इस देश के सभी दल, इस देश के सभी दल, मतलब उस समय पर कौन कौन से दल थे? उस समय पर बहुत सारे दल जो क्रांतिकारी दल थे, मुस्लिम लीग था, कांग्रेस थी, और भी स्वराज पार्टी, ये वो, ठीक है, और भी जो छोटी छोटी पार्टियां थी, उन सभी दल मिलकर, अगर पूरे देश के जितने भी दल है वो आपस में मिलकर अगर एक संविधान का निर्माण कर लेते हैं, अगर एक संविधान का निर्माण कर लेते तो हम लोग आपके स्वशासन की मांग मान लेते हैं। ऐसा ऐसा अंग्रेजों के द्वारा कहा गया। और 1924 में जब मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया? मांग करी, और उसके बाद ही मोतीलाल नेहरू जी ने अपना एक संविधान बनाने का काम किया। संविधान बनाने के लिए काम करना स्टार्ट किया। और 1928 में जो है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। क्या आई? नेहरू रिपोर्ट। ये एक तरीके से ड्राफ्ट था। नेहरू रिपोर्ट जो थी वो एक तरीके से ड्राफ्ट था। ड्राफ्ट किस चीज का ड्राफ्ट था? ये ड्राफ्ट था कि देश में शासन कैसे चलना चाहिए, कि हमको कौन कौन सी शक्तियां चाहिए, हमको कौन कौन सी चीजें चाहिए, इस तरीके का एक ड्राफ्ट था। मतलब एक संविधान का बहुत छोटा संघ आप मान लो। मतलब उनने वहां पर कोशिश करी कि ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट के रूप में उन्होंने, नेहरू रिपोर्ट 1988। अब देखो ये चीज है, क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि देखो नेहरू जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने संविधान सभा के गठन की मांग कब रखी? 1924। मोतीलाल नेहरू जी की बात कर रहा हूं मैं यहां, नेहरू जी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान सभा, ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के गठन की मांग कब रखी? 1924 में। उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट, अब देखो सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा कि बताइए नेहरू रिपोर्ट कब आई? तो ये जो सन है ना, ये आपको याद होना चाहिए। वहां पर मैं याद नहीं करवा पाऊंगा आपको। मैं कैसे, मेरी शकल याद करोगे क्या वहां पे? ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी तो आई थी। इसमें कोई क्या शॉर्ट ट्रिक है इसमें? बताओ आप क्या शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो? कोई फॉर्मूला लगा सकते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab? ऐसे फॉर्मूला लगाने से आंसर आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपको रटा हुआ होगा, अगर आपको ये जो सन है ना वो याद होगा, तो ये आप कर पाओगे। जो चीजें समझाने वाली है ना दोस्त, जो चीजें अगर किसी शब्द का मतलब आपको समझ नहीं आता तो वो काम मेरा है। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आता तो वो काम मेरा है कि मैं आपको समझा सकता हूं। लेकिन अगर आप बोलो कि सर मेरे को रटवा दो, मेरे को याद करवा दो, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। आप समझ रहे हो? ठीक है, ये सारी चीजें समझो आप। तो क्या चीजें हुई? 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, और नेहरू रिपोर्ट ने क्या मांगा? मौलिक अधिकारों की मांग करी कि इस देश के नागरिकों को जो है वो मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली मतलब एक चुनाव की प्रणाली होनी चाहिए। और डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस की मांग करी। अब देखो ये जो शब्द है ना डोमिनियन स्टेटस, ये बार बार आप लोगों को तंग करने वाला है, क्योंकि बार बार आएगा, तो इसको समझ ही लो। डोमिनियन स्टेटस, हाँ इसको हटा ही दो। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि आप जो देश के अंदर का जितना भी शासन है, देश के अंदर का जितना भी शासन है, आप जो है अपने अनुसार चला सकते हैं, लेकिन तब भी आप एक ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम माने जाएंगे। मतलब ऐसा कहने का मतलब ये है कि मान के चलो कि ये एक ब्रिटिश एम्पायर है, ये पूरा का पूरा जो है वो ब्रिटिश एम्पायर है, और इसमें बहुत सारे देश है छोटे छोटे, भले ही उस ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज थी। ठीक है, तो उसी में से एक जो था वो हमारा भारत भी हुआ करता था। ठीक है, तो यहां पर जो मांग उठी, तो मोतीलाल नेहरू जी ने जो अपनी नेहरू रिपोर्ट में जो मांग पेश करी ना, वो मांग पेश करी कि डोमिनियन स्टेटस हमको चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि हम स्वीकार करते हैं कि हम लोग जो है वो ब्रिटेन साम्राज्य का हिस्सा है। ब्रिटेन साम्राज्य का हिस्सा है मतलब ब्रिटेन साम्राज्य के हम लोग अधीन है, लेकिन देश के अंदर की जितनी भी चीजें हैं, देश के अंदर कैसे सरकार चलाना है, देश के अंदर कौन से व्यापार करने हैं, हर चीज
देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत करनी है, मतलब हर चीज जो निर्णय लेने का जो अधिकार है वो देश के नागरिकों के द्वारा जो सरकार बनाई जाएगी उनको होगी। लेकिन हमारे देश का जो राजा होगा, हमारे देश का जो राजा होगा वो वही होगा जो ब्रिटेन के राजा होगा या ब्रिटेन की रानी होगी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि आप स्वतंत्र तो है लेकिन आप ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हैं। आप अपने अनुसार काम तो कर सकते हैं लेकिन फिर भी आप ब्रिटेन साम्राज्य के अधीन है। मतलब आपको आपका यहाँ का कार्यपालिका का मुखिया, जैसे अभी आपके यहाँ के कार्यपालिका का मुखिया कौन है? हमारे देश का राष्ट्रपति, है ना? यही है ना, मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे यहाँ के कार्यपालिका का जो मुखिया है वो कौन है? वो कौन है? वो राष्ट्रपति है। ठीक है, कार्यपालिका का मुखिया जो है, प्रमुख जो है, वो हमारे यहाँ राष्ट्रपति है। और अगर हम लोग डोमिनियन स्टेटस में रहते, अगर हम लोगों को डोमिनियन स्टेटस मिल जाता तो हमारे यहाँ के कार्यपालिका का जो प्रमुख होता ना, वो ब्रिटेन की महारानी होती। काम करने वाले लोग, प्रधानमंत्री, जो मंत्री परिषद है, ये सभी लोग यहाँ पर काम जरूर करते, लेकिन जो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता ना वो ब्रिटेन की महारानी होती। मतलब डोमिनियन स्टेटस का मतलब यही है कि कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो महारानी होती। हम लोग पूरी तरह का स्वतंत्र होते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस हमारे यहाँ का जो प्रमुख कहलाता वो कौन कहलाती? महारानी। तो ऐसी डोमिनियन स्टेटस की मांग करी, क्योंकि अब देखो, अब आप बोलोगे सर ये कैसी आप ऊट पटांग बातें कर रहे हो, मोतीलाल नेहरू जी इतने बुरे थे क्या जो ऐसी मांग कर रहे थे? भाई साहब, उस समय पर हम लोग गुलाम थे, तो लोगों के मन में था कि यार कुछ तो मिले, ना सही पूरी आजादी लेकिन अभी कुछ तो मिले। तो नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग करी थी 1928 में। तो डोमिनियन स्टेटस आप लोगों को क्लियर है कि डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? भाई देखो, पॉलिटी में ना, पॉलिटी में सिर्फ और सिर्फ खेल है सभी वर्ड्स का। अगर आपको वर्ड्स के मतलब नहीं समझ आ रहे हैं तो आप लोगों के ना स्क्रू ढीले ही रहेंगे, आपके कॉन्सेप्ट ढीले ही रहेंगे। तो आपको क्या डोमिनियन स्टेटस का मतलब समझ में आया? अगर मैं, हाँ, एक चीज मैं आप लोगों से और बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग क्लासेस ले रहे हो तो मैं नहीं चाहता कि आप बुकलेट लेके बैठो और ऐसे हाईलाइट करते रहो। मैं चाहता हूं आप कॉपी पेन लेकर बैठो और जो चीजें मैं बता रहा हूं वो सिर्फ, जैसे मैंने बोला डोमिनियन स्टेटस, तो डोमिनियन स्टेटस लिख दो और उसका मतलब लिख दो अपनी भाषा में, ताकि आप डबल से अगर उस चीज को पढ़ो तो आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आपको उसका मतलब पता रहे। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठना। यहां तक डोमिनियन स्टेटस क्लियर है आप सभी को? हाँ, ठीक है, तो ये चीजें हो गई, डोमिनियन स्टेटस हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, हाँ, ये चीज और रह गई, डोमिनियन स्टेटस की मांग करी नेहरू जी ने। इसके बाद जो है वो औपचारिक रूप से, मतलब औपचारिक रूप से मतलब एक सही तरीके से, औपचारिक रूप से मतलब गवर्नमेंट के सामने, ब्रिटेन सरकार के सामने, औपचारिक रूप से सभी के सामने जो है वो संविधान सभा के प्रतिपादन का जो प्रतिपादन है, संविधान सभा की मांग का जो प्रतिपादन है वो साम्यवादी नेता एम.एन. रॉय के द्वारा की गई। एम.एन. रॉय के द्वारा की गई, ये नाम और याद रख लेना आप, ये बहुत बार आप लोगों के सामने आने वाला है। ये इनकी फोटो है एम.एन. रॉय की, तो ये आप लोग थोड़ा नाम बस याद रख लेना। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वही जो है वो संविधान सभा की जो चीजें हैं, इस विचार, जो कौन सा विचार था, कौन सा विचार था? संविधान के निर्माण का जो विचार था उसको लोकप्रिय बनाने का काम किसने किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। और नेहरू जी के ही प्रयासों से 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब उस समय की जो कांग्रेस पार्टी थी, इसने पहली बार भारत के संविधान निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग करी। अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्रों में एक बार भी नहीं कहा था अभी तक कि हमें संविधान सभा का गठन करना है, हमें हमारे देश में संविधान का निर्माण करना है। तो जो नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी के ही प्रयासों से पहली बार 1935 में भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उस राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मांग करी, किससे? ब्रिटिश सरकार से मांग करी कि हमारे देश के लिए एक अलग संविधान चाहिए और उस संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की आवश्यकता है। कांग्रेस ने कब बोला पहली बार? तो कांग्रेस ने पहली बार बोला आधिकारिक रूप से 1935 में। ये चीजें हो गई भाई साहब। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद हुआ 1936 का लखनऊ अधिवेशन। फिर क्या हुआ? 1936 में हो गया कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, और कांग्रेस में लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने संविधान सभा का अर्थ
जो कांग्रेस है उसने बोला कि संविधान सभा का मतलब क्या होगा, संविधान सभा के कौन कौन से काम होंगे, और संविधान सभा के महत्व की व्याख्या कर दी। मतलब अब जो है वो कांग्रेस मूड में आ गई थी। कांग्रेस ने 35 में मांग तो कर दी, लेकिन लखनऊ का जो 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन था ना, उसमें कांग्रेस मूड में आ गई कि नहीं, अब तो जो है वो संविधान सभा का गठन करना ही है, संविधान का निर्माण करना ही है। तो उन्होंने संविधान सभा का गठन की मांग, संविधान सभा का अर्थ और उसका महत्व जो है वो सब लोगों को बताया कि संविधान सभा का महत्व और उसका अर्थ क्या होगा, क्या उसके काम होंगे, इन सभी चीजों की जो है वो व्याख्या कर दी वहां पर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वही है सारी चीजें। हाँ, फिर क्या हुआ, फिर देखो यहां पे यार कुछ मिस हो गया है ना, स्लाइड है, लेकिन देखो अब संविधान सभा की बता देता हूं, मेरे को वैसे पता है ना, वो एडिटर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है। तो क्या होता है कि अब देखो 1936 में मैंने आप लोगों को बोला कि 1936 में कांग्रेस के द्वारा क्या किया जाता है, ब्रिटेन सरकार के सामने संविधान सभा की मांग रखते हैं और साथ ही साथ संविधान सभा के अर्थ और उसके महत्व की व्याख्या करते हैं। अब इस समय पर आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड जब स्टार्ट हो जाती है, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्रिटेन को भारी नुकसान उठाना पड़ता है स्टार्टिंग में। और उस समय पर वो क्या चाहते हैं, उस समय पर वो लोग चाहते हैं क्या, उस समय पर वो लोग चाहते हैं कि भारत क्या हो, उनका मदद करे। भारत जैसे प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी के कहने पर सभी भारतीयों ने बढ़ चढ़कर ब्रिटेन का साथ दिया था। गांधी जी ने कहा था कि आप लोग जाइए, आप लोग लड़िए ब्रिटेन की तरफ से, वो जीतने के बाद भारत देश को क्या है आजादी दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब फिर से इंग्लैंड जो है हम लोगों से ये उम्मीद कर रहा था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है या सेकंड वर्ल्ड वॉर जो थी उसमें भारतीय फिर से मदद करेंगे। तो और गांधी जी के आह्वान का इंतजार कर रहे थे लोग कि फिर से गांधी जी बोले, या ब्रिटेन के जो लोग हैं वो लोग गांधी जी से बोल रहे थे या कांग्रेस पार्टी से बोल रहे थे कि आप लोग हम लोगों की मदद करिए। लेकिन गांधी जी लोग या कांग्रेस जो है वो अड़ गई कि नहीं नहीं, हम क्यों मदद करें, आपका युद्ध है, आप लोग लड़िए, ठीक है। तो क्या हुआ, ऐसी सारी चीजें, अब उनके ऊपर दबाव आया। तो अब मतलब कांग्रेस की बात मानना तो था, क्योंकि कुछ ना कुछ बात, अगर देखो आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना होगा, ठीक है। तो अगर आपको द्वितीय विश्व युद्ध में अगर आपको सपोर्ट चाहिए था तो आपको कुछ देना था। और ऐसे में ही जो है वो ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की जो बातें हैं या भारत देश के जो क्रांतिकारी है उनकी बातों को मानने का काम किया, और मानते हुए उन्होंने अगस्त प्रस्ताव पेश किया। क्या पेश किया, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने 1940 में जो है वो क्या पेश किया, अगस्त प्रस्ताव पेश किया। और अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा था, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव में बोला गया था कि हम लोग आपकी इस बात को मानते हैं, हम लोग आपकी कौन सी बात को मानते हैं, हम लोग आपकी इस बात को मानते हैं कि भारत का जो संविधान होगा वो भारत के नागरिकों के द्वारा ही बनाया जाएगा। मतलब जो भारत के संविधान निर्माता जो सभा होगी, मतलब भारत का संविधान बनाने वाली जो सभा होगी वो भारत के लोगों के द्वारा ही बनाई जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट हो गया कि भारत का जो संविधान है वो भारतवासियों के द्वारा ही तैयार करेंगे। हमने कहा ठीक है, हम मान गए, हम अपना संविधान, अगस्त प्रस्ताव की ये बात तो हमने मान ली कि हाँ ठीक है हम लोग अपना संविधान बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको देते हैं डोमिनियन स्टेटस। दूसरी चीज क्या बोला अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटेन गवर्नमेंट ने, कि हम आपको देते हैं डोमिनियन स्टेटस। भारत ने बोला नहीं चाहिए, क्या बोला, नहीं चाहिए, अब तो पूरी स्वतंत्रता चाहिए, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। डोमिनियन स्टेटस की मांग तो नेहरू रिपोर्ट में थी 1928, अब तो 12-15 साल हो गए, अब नहीं चाहिए, अब तो पूरी स्वतंत्रता चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब मैंने आपको बताया ना कि डोमिनियन स्टेटस क्या होता है। डोमिनियन स्टेटस जो होता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही आपको रहना होता है, ब्रिटिश साम्राज्य के ही आप वो माने जाते हैं, और जो है आपको अपना देश का शासन चलाने का अधिकार रहता है, लेकिन जो आपके यहाँ का जो राजा या आपके देश का जो प्रमुख है वो क्वीन ही कहलाएगी। ऐसा होता है डोमिनियन स्टेटस। तो यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव में बोला कि आप क्या करो, अगस्त प्रस्ताव में बोला कि आप डोमिनियन स्टेटस ले लो। तो यहाँ पर भारत जो है उसने मना कर दिया कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। आपकी पहली बात तो ठीक है कि हम मान लेते हैं कि भारत का जो संविधान है वो भारत के नागरिकों के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन ये दूसरी चीज हम नहीं मान पाएंगे। और तीसरी चीज इसमें ये थी कि अल्पसंख्यक, मतलब इस देश में अल्पसंख्यक और एक बहुसंख्यक जो वर्ग होता है। बहुसंख्यक मतलब किसी भी देश में अगर किसी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा है,
मान के चलो कि भारत में अगर हिंदू 90% है और 10% अगर मुस्लिम है, तो यहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक कहलाएंगे और हम लोग जो है वो बहुसंख्यक कहलाएंगे। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में 90% मुस्लिम है, 10% अगर हिंदू है, तो वहां पर हम लोग अल्पसंख्यक कहलाएंगे और वहां पर बहुसंख्यक क्या कहलाएंगे, मुस्लिम कहलाएंगे। तो इस अगस्त प्रस्ताव में बोला कि आप जो संविधान बनाओगे उस संविधान में कोई भी बदलाव आप बिना अल्पसंख्यक की अनुमति के नहीं बना सकते। क्या बोला कि अगर आपको संविधान में कुछ बदलाव करना है, अगर आपको संविधान में कुछ बदलाव करना है तो बिना अल्पसंख्यक की अनुमति के आप संविधान में बदलाव नहीं कर सकते, ये बात बोली। अब इससे क्या होता? ठीक तो है सर, अल्पसंख्यक को थोड़ी शक्ति मिलनी चाहिए। इससे होता कि मुस्लिम लीग जो है ना वो अपनी हर बात मनवा लेती, क्योंकि संविधान में कुछ बदलाव करना है, कानून का निर्माण करना है। मुस्लिम लीग अड़ जाती, क्योंकि वो अल्पसंख्यक थे, वो अड़ जाते कि नहीं ऐसा नहीं, हमें भी कुछ चाहिए। हम मतलब मुस्लिम लीग जो है वो अपनी बात मनवाने के लिए इस पॉइंट पर, तो देखो ये पॉइंट अच्छा था। डोमिनियन स्टेटस वाली बात हमने नहीं मानी और साथ ही साथ हमने अल्पसंख्यकों की शक्ति वाली बात भी नहीं मानी, तो अगस्त प्रस्ताव जो है वो असफल हो गया। अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया? असफल हो गया। गांधी जी ने ऐसे हाथ जोड़ लिया कि भाई साहब माफ करो, ठीक है, भाई साहब क्या करो, माफ करो, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1942 में, देखो 1940 का अगस्त प्रस्ताव हम लोगों ने ठुकरा दिया और उसके बाद 1942 में फिर से क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन, अब इसमें क्या था क्रिप्स मिशन में? तो जो ब्रिटिश सरकार था 1942 में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंग्लैंड में, उसके एक मंत्री थे जिनका नाम था स्टेटफोर्ड क्रिप्स। ये नाम आप लोगों को थोड़ा ना याद रखना है। इनका नाम क्या है? स्टेटफोर्ड क्रिप्स। हाँ, ये नाम आप लोगों को याद रखना है। और इन्होंने एक नया प्रारूप बनाया कि चलो ठीक है भारतीयों को मनाना चाहिए, और नए प्रारूप के साथ ये लोग भारत आए, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने क्या कर दिया? इसे भी अस्वीकार। अब इसमें क्या चीजें थी सर? इसमें फिर वही बात, इन्होंने बोला कि आप डोमिनियन स्टेटस ले लो और साथ ही साथ आप क्या करो, सारे जो संविधान है, सारे संविधान का निर्माण आप कर लो। अल्पसंख्यक वाली बात भी हम हटा देते हैं, लेकिन इस देश के जो भारत के जो नागरिक हुए ना, उनको जो भी अधिकार मिलेंगे वो हम तय करेंगे कि कौन कौन से अधिकार देंगे। गांधी जी ने कहा भाई साहब फिर से माफ करो, ठीक है। तो क्या कांग्रेस ने कहा कि भाई साहब फिर से माफ कर दो। तो ये भी जो है वो असफल हो गया, ये असफल हो गया। फिर क्या हुआ? फिर द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद क्या हुआ? 1946 में ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री बने, उनका नाम था क्लाइमेट एटली। ब्रिटेन के जब नए प्रधानमंत्री बने तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में, 5 मिनट सर, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध के जब अंत था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव बना, अंतर्राष्ट्रीय दबाव जब इंग्लैंड के ऊपर बना, तो इंग्लैंड ने सोचा कि हाँ अब भारत जो है उसको आजाद कर देने का समय आ गया है। अब भारत को क्या है, अब भारत को अपना एक नया संविधान बनाने की आवश्यकता है और भारत को स्वतंत्रता देने की जो है वो बहुत आवश्यकता है। और इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय दबावों के कारण जब ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बना क्लाइमेट एटली, तो इन्होंने ब्रिटिश मंत्रिमंडल, जो उनका जो मंत्री परिषद था या उनका जो कैबिनेटों की जो वो थी, हाँ, जो क्लाइमेट एटली, तो क्लाइमेट एटली क्या थे? क्लाइमेट एटली जब वहां के नए प्रधानमंत्री बने तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य, वहां के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे ना, उनके 3 सदस्यों को भारत भेजा गया। और इसी को, ये जो 3 सदस्यों का जो समूह था ना, इसको बोला गया कैबिनेट मिशन, ठीक है, इसको बोला गया क्या? कैबिनेट मिशन। और इसी कैबिनेट मिशन से आगे चलकर आपको क्या, इसी कैबिनेट मिशन से आपके संविधान सभा का मार्ग प्रशस्त होगा, मतलब आगे चलकर संविधान सभा का गठन होगा। यही लोग बताएंगे कि कितने सदस्य होंगे संविधान सभा में, यही लोग बताएंगे कि जो संविधान सभा में जो आने वाले लोग हैं उनका, वो लोग कैसे सेलेक्ट होकर, कैसे निर्वाचित होकर वहां पर आएंगे, कितने लोग आएंगे, मुस्लिमों को कितने सीटें मिलेगी, ठीक है, कौन से क्षेत्र को कितनी जनसंख्या पर कितने कैंडिडेट आएंगे, जो देसी रियासत है उनका क्या होगा, ब्रिटिश प्रांत उनका क्या होगा, कैसे देसी रियासतों को मिलाया जाएगा, भारत और पाकिस्तान का विभाजन कैसे होगा, इन सभी चीजों का जो मार्ग प्रशस्त होगा वो इसी कैबिनेट मिशन से, 1946 के कैबिनेट मिशन से किया जाएगा। नेहरू प्रस्ताव में क्या लिखा हुआ है? हाँ, किसका? नेहरू रिपोर्ट में मैंने बताया ना, नेहरू रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था? नेहरू रिपोर्ट में जो मोतीलाल नेहरू जी है उन्होंने ब्रिटिश सरकार से क्या मांगा था? उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांगा कि
इस देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार दे दो। मौलिक अधिकार मतलब बोलने की स्वतंत्रता, मतलब बहुत सारे जितने भी एक देश के नागरिकों को अधिकारों की आवश्यकता होती है वो सभी आप अधिकार दे दो। ठीक है, पहली रिपोर्ट ये। उन्होंने बोला कि डोमिनियन स्टेटस दे दो। ठीक है, लिखी बहुत सारी चीजें थी लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने बोला कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि डोमिनियन स्टेटस दे दो। ठीक है, ये सारी चीजें नेहरू रिपोर्ट में लिखी थी। इसके बाद हाँ, यहां से जो आगे क्लास है ना, कैबिनेट मिशन से जो आगे की क्लास है हम लोगों की, वो हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। तो यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ आई कि कैसे हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा की मांग कांग्रेस के गठन के समय से थी। उसके बाद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने वो मांग उठाई, होम रूल लीग, फिर महात्मा गांधी ने कुछ कहा, नेहरू रिपोर्ट में कुछ हुआ, नेहरू जी ने, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने कांग्रेस में ये बात रखी, फिर कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, फिर क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव के फेल हो जाने के बाद क्रिप्स मिशन आता है, और क्रिप्स मिशन के भी असफल हो जाने के बाद जब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं क्लाइमेट एटली, तो क्लाइमेट एटली के द्वारा अपने 3 मंत्रियों को भारत भेजा जाता है, और वही जो 3 मंत्रियों का जो समूह है वो आगे चलकर क्या कहलाता है, कैबिनेट मिशन। और यही कैबिनेट मिशन आगे चलकर भारत के संविधान सभा का गठन करेगा और बताएगा कि कैसे कैसे सदस्य इस संविधान सभा में आएंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बताइए, फिर हम लोग इस क्लास को यहीं एंड करेंगे और फिर से मुलाकात करेंगे कल की क्लास में। हाँ, आप लोगों की क्लासेस ना अब बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे हो जाएंगी। अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी आपकी और मेरी मुलाकातों में। हम लोग यूं ही मिलते रहेंगे, यूं ही पढ़ते रहेंगे, यूं ही डिस्कस करते रहेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ आए, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी बच्चे बैठे हैं उनमें से कोई भी एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको समझ ना आए। ठीक है, तो आप लोग अपने डाउट जो है वो कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑल क्लियर सर? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग बिल्कुल लिख दीजिए। अभी मेंस के क्वेश्चन देने वाले कोई टॉपिक ही नहीं है। आप लिखना चाहते हो अगस्त प्रस्ताव पे 3 नंबर लिख दो, क्रिप्स मिशन पे 3 नंबर का कोई भी आंसर लिख दो। ठीक है, और क्या चीजें लिख सकते हो? और कुछ है ही नहीं। और क्या बताया मैंने? संविधान पे लिख दो 3 नंबर, संविधान सभा क्या होती है इस पे 3 नंबर लिख दो। मतलब क्वेश्चन ना देखो मेरा, हाँ, टाइम बता दीजिए क्लास का, मैं शेड्यूल कर दूंगा अभी जाते ही। आज के आज शेड्यूल कर दूंगा आपको, एक दिन पहले ही क्लास का शेड्यूल, मैं पूरे 1 हफ्ते की क्लास शेड्यूल कर दूंगा आप लोगों को। टाइम यही रहेगा, आपकी मेरी मुलाकातों का टाइम यही रहेगा। कल से एमपी की क्लासेस भी चालू हो जाएंगी, एमपी जीके की क्लासेस भी चालू हो जाएंगी, तो उसका भी शेड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा। अभी आज रात में ही आप लोगों को सारा शेड्यूल मिल जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। हाँ, रिया कह रही थी कि सर क्वेश्चन मेंस के लिए दे दीजिए। देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि देखो आप लोग ना फोकस किया करो कि आप लोगों का सब्जेक्ट क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट जब क्लियर हो जाएगा तो जब आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद समझ आएगा कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है 3 नंबर में भी, 5 नंबर में भी। तो आप लोग यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर तो देखो। जैसे मैंने यहां पर पढ़ाया संविधान सभा, संविधान का निर्माण और संविधान सभा अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आप एक है ना, एक किताब ले आओ प्रीवियस ईयर के, अनसॉल्व्ड ले आओ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। उसमें आपको क्या करना है, उसमें ढूंढना है। अगर मैं बोल रहा हूं संविधान सभा पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आपको उसमें ढूंढना है कि संविधान सभा से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, यहां पर जो लास्ट स्लाइड है उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन यार भाई टॉपिक तो कंप्लीट हो जाने दो, है ना। तो आप लोग ना खुद देखा करो, खुद एनालाइज किया करो कि यार इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे क्या पूछ सकता है आगे वाला। और ये जिस दिन आप लोगों का एनालाइज होने लगेगा कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप समझ लेना कि आपकी तैयारी सही चल रही है। अगर आप सोच नहीं पा रहे हो तो आप समझना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ठीक है, और कुछ? ये शॉर्ट लग रहा है तुमको? हाँ, इससे डिटेल में कहां मिलेगा? इससे डिटेल में अगर कुछ होगा तो मुझे बताना, ठीक है रिया। मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं, बल्कि ये सारी चीजें, ये जो चीजें मैंने बताई ना, हाँ, डायरेक्ट मैं अगस्त प्रस्ताव से भी बता सकता था आप लोगों को, वहां से भी बना। ये सारी चीजें, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये कोई नहीं बताता। हाँ, ये चीजें, ये संविधान सभा की मांग, ये सारी चीजें कोई नहीं बताता। ये जो चीजें ना कि संविधान सभा क्या होता है, ये जो चीजें है कि संविधान क्या होता है, ये चीजें कोई नहीं बताता। मैं सीधे आपको अगस्त प्रस्ताव से बताता कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद कैबिनेट की सीधी बैठक हो गई। आपको ये भी शॉर्ट लग रहा है?
अगर ये भी शॉर्ट लग रहा है तो बताओ। ये सारी चीजें बताने की होती नहीं है भाई, मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोगों को हर शब्द का मीनिंग पता हो, इसलिए मैं ये सारी चीजें आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप मेरे को YouTube पे कोई भी आप सर्च कर लेना, अगर कोई बंदा अगर ये बता रहा होगा ना, तो आप मेरे को उस वीडियो की लिंक भेजना, ठीक है, कि संविधान क्या होता है, संविधान सभा क्या होती है, और ये जो चीजें मैंने बताई है, ये अगर कोई बताए तो आप मुझे ना लिंक भेज देना, ठीक है। सारी चीजें ठीक है, ऑल गुड। कोई डाउट हो तो वो बोले। ये सारी चीजें, ये डाउट नहीं होते कि शॉर्ट में पढ़ा रहे हो कि क्या कर रहे हो। मेरा काम मुझे करने दो, जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं आप लोगों को, हाँ, मैं आप लोगों को जितना मैंने वादा किया है उससे ज्यादा ही आपको दूंगा, इस चीज का प्रॉमिस मैं कर रहा हूं, ठीक है। उससे कम आपको कभी नहीं मिलेगा, तो इस चीज से निश्चिंत रहिए। और एग्जाम में जो चीजें आएगी उससे कई गुना ज्यादा मैं आप लोगों को दूंगा। फालतू की चीज देखो, होता क्या है पता है आप लोगों को? हाँ, होता क्या है, लोगों को पॉलिटी पढ़ना है, लोग एम लक्ष्मीकांत उठा के ले आएंगे। अरे भाई, पूरी बुक पढ़ने में पता है कितना टाइम लगेगा? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में भी आप अच्छे से एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ पाओगे। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ उतनी चीजें पढ़नी होती है जितना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना हमारे पेपर में आने वाला है। फालतू की जो बकवास उसमें लिखी हुई है उसको हम क्यों पढ़ें? जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो पढ़ो ना, जो हम लोगों को एग्जाम में आएगा वो पढ़ो, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका यही होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो चीजें, अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हो तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीजें पढ़नी है जो एग्जाम के सिलेबस में दी हुई है। बाद में आप लोग अपना ज्ञान खूब अर्जित करते रहो, ठीक है। तो मैं तो पहले वही सारी चीजें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें कुछ शॉर्ट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये शॉर्ट है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा है। इतना आप पढ़ लोगे तो आपका प्री का जो क्वेश्चन है वो बाहर, और मेंस के क्वेश्चंस भी बाहर नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। और कुछ डाउट किसी को? हाँ, कोई डाउट नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो इस क्लास को हम लोगों को यहीं समाप्त करना होगा। मैं तारेंद्र बेले आप सभी लोगों से विदा कर लेता हूं, और हम लोग फिर से इसी वक्त, इसी समय, नए जोश और नए विश्वास, नई ताकत के साथ हम लोगों की फिर से मुलाकात होगी एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम लोगों की मुलाकात यूं ही चलती रहेगी, आप लोगों की मुलाकात मुझसे यूं ही चलती रहेगी एग्जाम ओरिजिनल के प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।